स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 जिसका नाम रहने वाला है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर होने वाला है कि एक चीजों को ईमानदारी से समझेंगे तो क्लास 11 में तुम लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो ईमानदारी से पूरी वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय द वे आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, क्या क्या पढ़ने वाले ये रही सभी की सभी चीजें जो आप लोग क्लास 11 के न्यू सिलेबस 26-27 के अकॉर्डिंग आप सभी लोग को पढ़ना है। एक एक चीजों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे सो दैट एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना है और आएगी भी नहीं है। हर एक चीज को मैं हमेशा की तरह अच्छे से समझा रहा हूँ और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और हेल्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग और इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोग को समझना है। ये पहला टॉपिक है, ठीक है ना। इन सब के बारे में अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए सो दैट एग्जाम में आप लिख कर आ पाओ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को देखने को मिलता है कि ये फिजिकल फिटनेस क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ना सिंपल वे में समझा देता हूँ। मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आपने उस काम को कर भी लिए बिना थके, ठीक है ना, बिना थके, विदाउट फैटिग आप लोगों ने उस काम को कर लिया आसानी से। उसके बाद भी आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी बची हुई है, क्या वो भी कर पाओ, तब वो इंसान कहलाएगा कि उसके अंदर बेस्ट फिजिकल फिटनेस है। अगर आप आसानी से थक जा रहे हो, थोड़ा बहुत करके आप लोग को लग रहा है कि सांस फूलने लग गई, अब काम नहीं हो पाएगा, आपके हाथ पैर दुखने लग गए हैं, तब कहलाएगा कि आपके अंदर फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं है। फिजिकल फिटनेस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, आपको बस समझाना पड़ेगा उसको एक अपने अकॉर्डिंग। फिजिकल फिटनेस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग समझाना पड़ता है, लेकिन जो समझा रहे हैं उसको सही तरीके से समझाना भी जरूरी है। तो चलिए काम करते हैं, फिजिकल फिटनेस को समझ लेते हैं। तो फिजिकल फिटनेस रिफर टू द मैक्सिमम फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल फिटनेस। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल फिटनेस की डेफिनेशन समझ सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी समझाया था। इसके अलावा कई लोग ऐसा मानते हैं कि यार बेस्ट फिजिकल फिटनेस उन लोगों के अंदर होती है जिनकी गुड फिजिक होती है। ये एक किस्म का सिंबल माना जाता है फिजिकल फिटनेस का। अगर कोई इंसान अच्छा पोस्चर में दिख रहा है, मस्कुलर है, लीन है और हेल्दी वेट के अंदर है, तो माना जाता है उसके अंदर फिजिकल फिटनेस बेटर वे में देखने को मिलती है। बट यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गुड फिजिकल फिटनेस है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है आप लोग के फिजियोलॉजिकल सिस्टम की, तब कहलाएगा कि वो इंसान फिजिकली फिट। आई होप क्लियर है। याद रखना, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए, तब कहलाएगा कि वो इंसान फिजिकली फिट है। अदरवाइज कॉमन लोगों के अकॉर्डिंग तो ये माना जाता है कि गुड फिजिक अगर आप लोग की है तो ऑब्वियसली बात है फिजिकल फिटनेस आपके अंदर होगी। ऐसे दोनों ही बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक बात को अगर कंसीडर किया जाए कि यार सिर्फ गुड फिजिक होना ही अच्छी बात है, तो ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे रहते हैं जो स्टेरॉइड वगैरह ले लेते हैं, उसके थ्रू अपनी बॉडी बनाते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर हो जाते। तो फिजिक बाहर से तो दिख रही है लेकिन अंदर से वो लोग कमजोर हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस को हम लोग कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कॉमन पर्सन के लैंग्वेज में कि फिजिकल फिटनेस क्या है, टू कैरी आउट द रूटीन वर्क विदाउट गेटिंग फैटिग। मतलब जो भी आप डेली वर्क करते हो वो आराम से कर रहे हो बिना थके, तो माना जाएगा आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है। आप थोड़े से काम में थक जा रहे हो तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज यहाँ पे आप लोग की मेंशन है कि आफ्टर डूइंग वर्क, उसके बाद भी सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी बचनी चाहिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी रिकवरी कर पाओ और कुछ और काम भी कर पाओ आसानी से, तब मानी जाएगी कि आप लोग के अंदर एक गुड फिजिकल फिटनेस है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। इसके अलावा वही चीज आप लोग को क्लियर यहाँ पे फिर से की जा रही है कि फिजिकली फिट अगर इंसान है तो उसके अंदर इनफ अमाउंट का रिजर्व एनर्जी रहेगा कि यार वो अगर कोई सडन डिमांड आए किसी काम को करने के लिए तो वो आराम से कर पाए बिना थके। आई होप क्लियर है। तो फिजिकल फिटनेस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? स्ट्रेंथ पे, आपकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, क्या आपके अंदर सारी एबिलिटीज है कि नहीं, सही तरीके से वर्क कर पा रही है कि नहीं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक फिजिकली फिट पर्सन बनाने के लिए। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हुई चीजें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं फिजिकल फिटनेस के अंदर, तो याद रखना सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी होना चाहिए, बिना थके आप काम कर पा रहे हो, रिजर्व अमाउंट की एनर्जी है, उसके बावजूद भी अनएक्सपेक्टेड काम को इजीली कर पा रहे हो, जल्दी से आपकी बॉडी रिकवर हो जा रही है और डेली टास्क आप इजीली कर पा रहे हो, तब जाके माना जाएगा आप फिजिकली फिट हो। आई होप क्लियर हुआ। यही फिजिकल फिटनेस के मेन कंपोनेंट्स थे जो मैंने आप लोग को भी समझाया। अब बात करते हैं कि आखिर वेलनेस क्या होता है। वेलनेस में कई लोगों को ना कंफ्यूजन होता है, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। वेलनेस इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एंड मेक चॉइस टुवर्ड a healthy fulfilled life, that is called as wellness। अब इसको अगर हम लोग सिंपल वे में समझने की कोशिश करें कि आखिर वेलनेस क्या है, तो याद रखना वेलनेस का मतलब ये होता है हेल्दी रहने के लिए जो लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हो, जो हैबिट्स अपने अंदर लेकर आ रहे हो जिससे आप फिजिकली फिट रह पाओ, उसे हम लोग वेलनेस कहते हैं। अब एक चीज आप लोग को ना कंफ्यूज कर सकती है कि क्या वेलनेस का मतलब यही होता है कि बीमारियों से फ्री रहना मतलब वेलनेस है? ऐसा नहीं है दोस्तों। वेलनेस एक किस्म का डायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें यह माना जाता है कि आप हर एस्पेक्ट से हेल्दी हो, वो कहलाता है
दोस्तों वेलनेस। अब ये कौन कौन से एस्पेक्ट हो सकते हैं दोस्तों? तो ये फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, न्यूट्रिशनल और मेंटल वेलनेस, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को सही रहना जरूरी है। और याद रखना ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें आप लोग सही तरीके से अचीव कर पाते हो तो माना जाता है ओवरऑल वेलबींग आप रह पाओगे। वेलनेस तो समझ में आ गया कि हर एस्पेक्ट में आप लोग को हेल्दी रहना है। ऐसे ही क्लास 11 में अगर अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो वीडियो के बाद आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने मेरे क्वेश्चन बैंक को लेकर आया जिसके अंदर आप लोग को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर मिलता है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप लोग को उसमें मिल जाएंगे सो दैट आपके स्कूल के टीचर किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो आपको आसानी से उसको आंसर कर पाओ और मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100 मार्क्स की तरफ आप लोग आगे बढ़ पाओ। मेरी इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी जाओ ऑर्डर करो, 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग को डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगी और आप लोग अपनी तगड़ी प्रिपरेशन घर बैठे कर पाओगे। और हाँ, इसके अंदर आप लोग को माइंड मैप्स, आंसर की और प्रॉपर सैंपल पेपर्स भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप लोग फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को धमाकेदार वे में कंप्लीट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने समझे फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को। अब इसके ऊपर ना कई बार दोनों को मिला के इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ के लिए। तो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देने का काम ये करते हैं दोस्तों, साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बॉडी के बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, अगर आप फिजिकली फिट रहोगे, वेलनेस आप लोग के अंदर रहेगी तो यार दुनिया भर के जितने भी टाइप के डिसीजेस हैं उन सबसे आप दूर रहोगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आप लोग हमेशा ऑब्वियसली बात है फिट रहोगे। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस कहीं ना कहीं आपके बॉडी के पोस्चर को बेटर करती है, आपको फिजिकली फिट बनाने का काम करती है हर एस्पेक्ट से, चाहे स्ट्रेंथ के एस्पेक्ट से हो, स्पीड के, फ्लेक्सिबिलिटी के, हर एस्पेक्ट से। इनके अलावा डिफरेंट टाइप की जो भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती है दोस्तों उन सब में भी ये इंप्रूवमेंट देने का काम करती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होती है, इसको अभी इसी चैप्टर के लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो टेंशन ना लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के बेनिफिट्स है दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को और कौन कौन से बेनिफिट लगते हैं जो आप लोग को ऐसा लगता है कि यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, अगर ये दो चीज बेटर रहेगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी लाइफ और ज्यादा अच्छी जाने वाली है और आप लोग मतलब एंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को। साथ में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? तो देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहां पे आप लोग फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो। इन सब के अलावा किसी भी टाइप की डिसीजेस आपकी जिंदगी में नहीं है, तब आप कहलाओगे कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। अब ये WHO के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है। मैं एक चीज आप लोग को क्लियर करना चाहूंगा, हेल्थ का मतलब यह नहीं है कि आप बीमार नहीं हो मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है। सिर्फ बीमारी से ही हेल्थ को आप लोग डिराइव मत करना। हेल्थ का मतलब यार हर एस्पेक्ट में भी देखा जाएगा, लाइक आप क्या फिजिकली हेल्दी हो कि नहीं, मेंटली हेल्दी हो कि नहीं, सोशली हेल्दी हो कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ के लिए। तो इसलिए दोस्तों अलग अलग बुक के अंदर आप लोग को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ की डेफिनेशंस देखने को मिल सकती है और हर टाइम में ना हेल्थ की डेफिनेशंस इवॉल्व होते हुए आप लोग को देखने को मिली। लेकिन जो हम लोगों ने अभी समझे कि एक ऐसी स्टेट जहां पे आप लोग फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो और बीमारियों से दूर हो, तब आप लोग हेल्दी कहलाओगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हेल्थ के। तो देखो यार सीधी बात है, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो यार जो काम आप कर रहे हो लाइफ में वो इजीली आसानी से हो पाएगा। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप वर्क कर रहे हो, किसी भी काम मतलब कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आपकी प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल रहेगी, किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हेल्थ अच्छी रहेगी तो दुनिया भर की डिसीज से आप बचे हुए, चाहे कोई भी डिसीज आ जाए। इन सब के अलावा दोस्तों मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव रहेगी। आज के टाइम में ना मेंटली हर कोई ना बहुत ज्यादा बीमार है। देखा जाए हर कोई किसी ना किसी चीज का टेंशन लेकर बैठा हुआ है कि यार उसको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है या उसको गर्लफ्रेंड मिल गई है तो यार उसके बाद उसकी जान खा रही है। मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है हर वक्त। तो अगर आप लोग की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप लोग को इस टाइप का मेंटल हेल्थ वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप लंबी जिंदगी जी पाओगे आसानी के साथ। और मतलब ऐसा माना जा सकता है कि आप लोग मतलब 90 पार भी जा सकते हो अगर आपकी हेल्थ अच्छी रही तो। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, वो है आप लोग का कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एक एक करके देख लेते हैं। और इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट वो है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा ये टॉपिक पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से समझते हुए चलना। इसके अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट निकल के आता है वो स्ट्रेंथ। देखो फिजिकल फिटनेस के अंदर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये स्ट्रेंथ होती ही क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि यार आपकी जो मसल्स है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो कहलाती है आप लोग की स्ट्रेंथ। अब मेरी मसल्स के अंदर ताकत नहीं रहेगी तो मैं इस बॉटल को उठा ही नहीं पाऊंगा, है ना। अगर मेरी मसल्स फोर्स नहीं लगाएगी तो ये बॉटल उठ ही नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ क्या है? बेसिकली जो मसल्स फोर्स एक्सर्ट करती है वो कहलाता है आप लोग का स्ट्रेंथ। आई होप क्लियर है। तो वही चीज आप लोग को लिखी हुई है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ होल बॉडी टू एक्सर्ट द फोर्सेस दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। अब चाहे आप किसी को भी उठा रहे हो, आप बकेट उठा रहे हो, बेबी को उठा रहे हो या फिर कचरे के डब्बे को उठा रहे हो, जो भी उठा रहे हो उसके लिए आप लोग को फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, वो भी कहां से? मसल्स के थ्रू। तो उसी के थ्रू आप लोग स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हो। अब स्ट्रेंथ क्या ज्यादा हो सकती है? जी हाँ, मसल्स पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा आपका मस्कुलर साइज बड़ा रहेगा उतनी ज्यादा आप लोग स्ट्रेंथ लगा सकते हो, उतना ज्यादा मैक्सिमम एफर्ट आप लगा सकते हो। इस चीज
इसके बारे में पता होना चाहिए। अब डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ होती है, दो टाइप स्पेशली, एक होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ, दूसरी होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम लोग ना डायनेमिक को समझ लेते हैं। डायनेमिक के अंदर 3 टाइप है, जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, और लास्ट में हम लोग समझेंगे स्टैटिक स्ट्रेंथ। ये टॉपिक ना वापस से क्लास 12th में भी रिपीट होगा, आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, सो दैट आप लोग की हेल्प हो पाएगी। वहां पे आप लोग को आई थिंक चैप्टर नंबर 10 में आता है, 12th, ये सेम टॉपिक है। इसमें जो आप लोग सबसे पहले पढ़ने वाले वो है डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ऐसे टाइप की स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो जो कि रिपीटेड फॉर्म में लग रही है। मतलब कैसे? पुशअप्स कर रहे हैं तो आप लोग बार बार अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो, एक किस्म से फोर्स एक्सर्ट करा रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो। उस टाइम पे भी आप लोग कंटिन्यूअसली, मैं कह सकता हूं एक रिपीटेटिव टाइम पीरियड के लिए आप लोग फोर्स को लगा रहे हो। तो एग्जांपल के तौर पे आप पुशअप, पुलअप्स दे सकते हो। इसके अलावा आप लोग को जो सही लगता है एग्जांपल, जहां पे आप लोग स्ट्रेंथ को बार बार लगा रहे हो। बेबी ने बोली गोदी में उठाओ, नीचे रखो, गोदी में उठाओ, नीचे रखो, गोदी में उठाओ, तो ये भी डायनेमिक स्ट्रेंथ ही है। इसमें जो सबसे पहली स्ट्रेंथ है दोस्तों वो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। क्या होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब? ऐसी एबिलिटी जहां पे आप मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। कहां कर सकते हो? शॉर्ट पुट को फेंकते टाइम, जेवलिन को फेंकते टाइम, या किसी को मुक्का मारते टाइम आप लोग यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाने का काम करते हो। अगर बात कर जाए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के बारे में, अब ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है? यहां पे आप लोग हाई स्पीड के साथ इसको अचीव कर सकते हो। कैसे? जब आप हाई जंप लगाते हो तो उसमें आप कर क्या रहे हो? दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, पूरी ताकत के साथ आप लोग कूद रहे हो। मतलब अल्टीमेटली एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपके पैरों से लगती है, इसलिए बेबी से भिड़ना नहीं, जिनने पैर चलाई ना तो आपका मुंह टूट जाएगा। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। कहां लगती है? हाई जंप पे लगता है, वो आप लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की अगर बात करी जाए तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ का जहां पे आप एंड्योरेंस पे ही लगा रहे हो। एंड्योरेंस मतलब लंबे वक्त तक की किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना। एग्जांपल के तौर पे आपने क्या करें, पानी की केन को उठाया और 1 किलोमीटर तक चल रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी दोस्तों स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। आई होप क्लियर हुआ, तीनों चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? मसल से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो खड़े खड़े। खड़े खड़े कैसे? मतलब आप लोगों ने यहाँ पे मान लो कोई डंबल को उठा लिया इस तरीके से, या बेबी को ऐसे उठा के खड़े कर दिए, या कुछ भी कर सकते हो आप लोग। खड़े खड़े जो कर रहे हो वो कहला रही है आप लोग की स्टैटिक स्ट्रेंथ। ज्यादातर वेट लिफ्टिंग में आप लोग को देखने को मिलती है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक स्ट्रेंथ लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है, तो इसलिए मसल्स डेवलप करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब अगली बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? बॉडी का मूवमेंट कितना फास्टर आप कर पा रहे हो वो स्पीड है। एक जगह से दूसरी जगह आप कितना फास्टर मूव कर रहे हो वो आप लोग का स्पीड कहलाएगा। इट इज द कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी विद अ ग्रेटर पॉसिबल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड वेलोसिटी लगभग एक ही है, बस स्पीड मतलब मैं दौड़ रहा हूं और वेलोसिटी मतलब इस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं। तो मतलब यहां पे हम लोग को डायरेक्शन बताना पड़ता है, मतलब समझ गए ना, जान दो फिजिक्स में नहीं जाते। यहां तक क्लियर हुआ? स्पीड क्या है? इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट एट द फास्टर रेट दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड किस पे डिपेंड करती है? आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप लोग रिपीटेड फॉर्म में मतलब दौड़ते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो स्पीड डेवलप कर सकते हो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। डिफरेंट टाइप की स्पीड्स होती है दोस्तों। जो उसमें सबसे पहली स्पीड है वो है रिएक्शन स्पीड। मतलब क्या? बेबी ने थप्पड़ मारी और आपने हाथ पकड़ लिए, वो कहलाएगा रिएक्शन स्पीड। इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ गिवन स्टिमुलस, या मतलब जो एकदम क्विक एक्शन आप लोग करते हो वो कहलाता क्या है? रिएक्शन स्पीड। स्पाइडरमैन ज्यादातर यही करता है। इसके बाद अगर बात करी जाए मूवमेंट स्पीड के बारे में, इट इज द एबिलिटी टू डू अ सिंगल मूवमेंट इन द मिनिमम टाइम। मतलब क्या हुआ? आप ले रहे थे कुछ सामान और कुत्ते पीछे दौड़ गए, तो आप पूरी ताकत से भाग गए, वो कहलाएगा क्या? मूवमेंट स्पीड, जो कि जंपिंग में, थ्रोइंग में या किक मारते टाइम आप लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला होता है एक्सेलरेशन स्पीड। इट इज द एबिलिटी टू इंक्रीज स्पीड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे यार, रेसिंग होती है तो गेट सेट गो बोला जाता है। आप मिनिमम स्पीड में रहते हो, दौड़ना शुरू करते हो एकदम से, है ना, वो कहलाता क्या है? एक्सेलरेशन स्पीड। दौड़ रहे थे और एकदम से स्पीड बढ़ाए हो, तो ये किस पे डिपेंड करेगी? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी दोस्तों, याद रहेगा। इसके अलावा टेक्निक्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन स्पीड के लिए। अब बात करते हैं एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस के लिए क्या होता है ना भाई, कि आपको लंबे वक्त तक किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अब वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, मतलब किसी भी टाइप। तो अगर आप लोग को स्टेमिना बिल्ड करना है तो एंड्योरेंस आपके अंदर होना जरूरी है। एंड्योरेंस को कैसे डेवलप किया जा सकता है वो सब चीजें आप क्लास 12 में सीखोगे, लेकिन ये चीज अभी जान लो, कोई भी एक्टिविटी को लंबे वक्त तक के सस्टेनेबल वे में परफॉर्म कर पाना वो कहलाता है एंड्योरेंस। आई होप क्लियर है। तो इन अदर वर्ड, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट और फैटिग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब आप थक ही नहीं रहे हो, लंबे वक्त तक आप थक ही नहीं रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप करे ही जा रहे हो। तो एंड्योरेंस के लिए मतलब एंड्योरेंस जो है हर एक मेजर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। एंड्योरेंस नहीं रहेगा तो फिर आप थक के, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब
कैसे स्पोर्ट्स एथलीट हो जब आप थक ही जा रहे हो, खेल नहीं पा रहे हो, कितनी भी अच्छी बैटिंग करते हो, लेकिन अगर आप 5 ओवर भी नहीं खेल पा रहे हो तो आपके अंदर क्या एबिलिटी है यार भाई, फिर किस चीज की, बस बैट घुमाने की? ऐसा नहीं होता है ना। तो याद रखना हर एक स्पोर्ट्स में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग टाइप के एंड्योरेंस आप लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है एनाएरोबिक एंड्योरेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है एरोबिक एंड्योरेंस, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये क्या है? देखो, एंड्योरेंस जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिक्वायर्ड हो रहा है, ऐसे टाइप का एंड्योरेंस कहलाएगा शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, जिसको हम लोग एनाएरोबिक एंड्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। जो कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसे स्पोर्ट्स जो कि कम ड्यूरेशन के लिए खेले जाते हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यूअसली बॉडी का मूवमेंट होता रहता है। जैसे बैडमिंटन खेल रहे हो, उसके लिए आपको बहुत एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज थक जाओगे। अब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, इस दौरान पे आपकी सांस फूल सकती है, तो यार सफिशिएंट अमाउंट की आप लोग की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई जाते रहना चाहिए, जिससे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट आप लोग का प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो पाए। तो ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। एरोबिक एंड्योरेंस की अगर बात करूं, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस के बारे में, तो ये एक ऐसे टाइप की एबिलिटी जहां पे आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को कर रहे हो, कैसे लंबे वक्त तक के, इसके लिए आप लोग को प्रॉपर वे में सस्टेनेबल ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ बॉडी को थकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मैराथन जैसी एक्सरसाइज कर रहे हो, जहां पे 20-20, 30-30 किलोमीटर तक के चले जा रहे हो बिना थके तक के। तो यहाँ पे करना क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी करना है। इंटेंसिटी आप लोग की नॉर्मल होनी चाहिए, फुल इंटेंसिटी के साथ करोगे तो जल्दी थक जाओगे। और याद रखना, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो स्लो वे में करोगे। जैसे मैराथन कर रहे हो तो धीरे धीरे एक इकोनॉमिकल स्पीड में दौड़ते हुए आगे बढ़ोगे, सो दैट 20 किलोमीटर आराम से कवर हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताओ, साइकिलिंग के लिए लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की जरूरत पड़ेगी या शॉर्ट टर्म की? और दूसरी चीज, अगर आप लोग रग्बी खेल रहे हो तो उसके लिए आपको क्या शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की जरूरत पड़ेगी या लॉन्ग टर्म? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोग की नहीं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है, मतलब मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट बॉडी के अंदर होना कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी। It is when the joint can move to their maximum range, that is called as flexibility। हर एक इंसान के अंदर यार फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, अदरवाइज क्या है ना कि किसी मूवमेंट में अगर आप दौड़ रहे हो तो कहीं पे भी कुछ भी मतलब ऐसा लचक सकता है, दिक्कत आ सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, ये आपको ग्रेटर रेंज ऑफ मूवमेंट देती है। बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स है उनको हेल्दी रखने का काम भी फ्लेक्सिबिलिटी करती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? मसल की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपके लिगामेंट अच्छे होने चाहिए, टेंडन सही होने चाहिए, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इन सब के अलावा दुनिया की जितनी भी टाइप की आप लोग को इंजरीज हो सकती है उनसे बचाने का काम करता है फ्लेक्सिबिलिटी। साथ में जॉइंट्स को हेल्दी भी रखता है और आपके बैलेंस को, या मैं कह सकता हूं बॉडी के पोस्चर को बेटर रखने का काम फ्लेक्सिबिलिटी करता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी याद रखना, इसके अंदर भी आप लोग को डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ऐसी टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी जो आप मतलब मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट जो अचीव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हेल्प के साथ कर रहे हो, मतलब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो किसी पार्टनर की, तो वो कहलाएगा क्या? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि यार जिम में आप अकेले गए हो, कपल को देखते हुए चल रहे हो और खुद की फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर रहे हो, मतलब खुद फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, वो कहलाएगा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी दो टाइप की होती है, एक होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा होता है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो भी आप रेंज ऑफ मूवमेंट अचीव करना चाह रहे हो वो खड़े खड़े कर रहे हो, है ना, मतलब लाइक टो टच कर लिए, चक्रासन कर लिए, ये सभी के सभी आप लोग का स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आएगा। स्टेशनरी पोजीशन में इसको किया जाता है, ठीक है ना। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, आप लोग व्हाइल इन मोशन आप फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे जिम्नास्टिक के थ्रू या फिर डाइविंग के थ्रू, इन सब के थ्रू जो आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म विद इन द मोशन, मतलब सॉरी व्हाइल इन मोशन, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कई लोग को ना इसमें कंफ्यूजन होता है, ये क्या चीज है, तो ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी वो एबिलिटी होती है बॉडी की जिसमें आप लोग किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, लाइक अगर आप एक हेलीकॉप्टर शॉट भी मार रहे हो, अगर आप उसे परफेक्शन और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर पा रहे हो तब वो कहलाएगा कि यार वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। आई होप क्लियर हो। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के लिए याद रखना, आप जो भी मूवमेंट कर रहे हो उसको स्मूथली और एक्यूरेटली करना जरूरी है, तभी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आप कर पाओगे अचीव। अब इस कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो देखो यार, वैसे तो देखा जाए तो यार ये हर एक चीज का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ का भी है, स्पीड का भी, एंड्योरेंस का भी, फ्लेक्सिबिलिटी का। इन सब के अंदर जो भी मूवमेंट आप कर रहे हो, अगर आप उसको स्मूथली और एक्यूरेटली या परफेक्शन या फिर एफिशिएंसी के साथ कर पा रहे हो, तो उस एबिलिटी को कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। याद रहेगा सबको। आगे बढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीजें तो क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि यार क्या कंपोनेंट होते हैं वेलनेस के। अभी जो समझे थे ना वो कंपोनेंट थे क्या, देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना, देखो ये टॉपिक था
इसके अंदर फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट थे उसको समझ लिए। अब हम समझने वाले हैं वेलनेस के कंपोनेंट और फिर आखिरी में हेल्थ के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेलनेस के कंपोनेंट। तो इसके अंदर आप लोग को डिफरेंट कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस और स्पिरिचुअल वेलनेस। एक एक करके सभी चीजों को देखते हुए चलते हैं। वेलनेस के बारे में तो आप लोगों ने समझ लिए थे, अब समझते हैं कि यार फिजिकल वेलनेस क्या है। इट रिफर्स टू द फिजिकल अपीयरेंस व्हिच कैन बी अचीव बाय टेकिंग न्यूट्रिशनस फूड, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, गेटिंग शेप, having a glowing skin, youthful appearance। क्या बात है, क्या बात है, नहीं समझ में आया? अरे ये आपको ये समझाना चाह रहा है कि आपको अपने आप को फिजिकली फिट बनाना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, बैलेंस डाइट कंज्यूम करना चाहिए और प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। नेक्स्ट है आप लोग का दोस्तों इमोशनल वेलनेस। इसके अंदर बताया जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख पा रहे हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे एंगर हो, एंजाइटी हो, साथ में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीख पा रहे हो। ये सारी चीजें इमोशनल वेलनेस के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है। अगर मैं एक सिंपल वे में कहूं तो पॉजिटिव थिंकिंग लाने का काम इमोशनल वेलनेस करता है और ये सारी चीजें मेडिटेशन से भी अचीव हो सकती है इमोशनल वेलनेस। अगली बात करी जाए सोशल वेलनेस की, तो याद रखना सोशल वेलनेस में कंफ्यूज नहीं होना। आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आप लोग के जो भी रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आप लोगों ने अच्छे रिलेशन बना के रखे हो, वो सारी चीजें सोशल वेलनेस के दम पे ही आप लोग कर पाओगे। ये सब चीजें कैसे अचीव हो पाएगी? जब आप अच्छे से सब लोगों के साथ बात करोगे, घुलोगे मिलोगे, हर एक इंसान के सुख दुख में खड़े रहोगे, दूसरों की रिस्पेक्ट कर पाओगे। ये सभी चीजें आप लोग की सोशल वेलनेस के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है, जहां पे आप लोग को सोशल वैल्यूज डेवलप करना चाहिए, लाइक कोऑपरेशन, टॉलरेंस, सिंपैथी, हेल्पफुलनेस टाइप का नेचर लेकर आना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। ये सभी चीजें आप लोग की सोशल वेलनेस के अंदर आएगी। स्पिरिचुअल वेलनेस की अगर मैं बात करता हूं तो इट रिफर्स टू द वेलनेस डेवलप ऑन एथिकल एंड मोरल ग्राउंड। मतलब कई बार क्या होता है ना कि यार हम लोग एकदम मतलब लाइक गॉड से, भगवान से, ईश्वर से एकदम दूर हो जाते हैं, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि लाइफ पूरी खराब सी हो गई है। बट ऐसा मैक्सिमम केस में नहीं होता है। मैक्सिमम केस में क्या होता है, जब आपकी लाइफ चिल चलती रहती है ना, तब आप शायद हो सकता है कि आप भगवान को या गॉड को याद नहीं रखते होंगे। जब लाइफ बुरी चलने लग जाती है ना, तब आपको दिमाग में आता है कि यार भाई मेरे साथ बुरा हो रहा है। अब जाएंगे आप मंदिर मस्जिद जाएंगे, प्रे करेंगे और आपको रियलाइज होगा कि यार आपने ये सब गलत करे। अच्छे वक्त में भगवान को याद नहीं रखे, बुरे वक्त में अब आपको याद आ रहा है। अगर आप लोगों ने एक चीज सीख ली है कि लाइफ का पर्पस क्या है और अगर ये चीज समझ में आ गई तो इनर पीस डेवलप हो जाएगा और ये चीजें स्पिरिचुअल वेलनेस के दम पे ही हो सकती है। इसके लिए क्या करना होगा? रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। प्रे करो, मेडिटेट करो, ये सब चीजें तभी अचीव हो पाएगी। नेक्स्ट है आप लोग का कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ हेल्थ के अंदर आप लोग को ना बेसिकली 5 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। क्या आप लोग के अंदर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है कि नहीं सही तरीके से, मतलब आपका हार्ट हेल्दी है कि नहीं, क्या वो ब्लड को सही तरीके से पंप कर पा रहा है कि नहीं, किसी भी टाइप का कोई कोलेस्ट्रॉल जैसा प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को। इसके अलावा क्या रेस्पिरेशन में किसी टाइप का कोई इशू तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का इनटेक अपटेक आपके बॉडी के अंदर क्या प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो भी हार्ट के साथ। ये सारी चीजें देखी जाती है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के अंदर। सीधी बात है, अगर हार्ट या लंग्स के अंदर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। हेल्थ को सही रखना है, हार्ट और लंग्स को सही रखना जरूरी है। ऑक्सीजन का इनटेक अपटेक, बॉडी के अंदर कंप्लीट ब्लड का सर्कुलेशन सही होना जरूरी है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है आप लोग का मस्कुलर स्ट्रेंथ। भाई स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आप लोग कोई काम ही नहीं कर पाओगे, अच्छा दिख नहीं पाओगे, पोस्चर बेटर नहीं दिख पाएगा आप लोग का। बॉडी का कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, ये चीज आपको पता होना जरूरी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए आपके हाइट के अकॉर्डिंग आप लोग का वेट किस लेवल का है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी है। ये कैसे चेक किया जा सकता है? बीएमआई के थ्रू, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू। इसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हो। जो स्कोर निकल के आता है उसके थ्रू आपको आइडिया मिल जाएगा आप अंडरवेट के अंदर हो, हेल्दी वेट के अंदर हो या ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर हो। तो यार मसल कंपोजिशन के साथ साथ तो यार बॉडी कंपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वन ऑफ द बेस्ट बॉडी कंपोजिशन कौन सा होता है? जिसमें आप हेल्दी वेट के अंदर रहते हो। इसके अलावा मसल एंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आपने मस्कुलर बॉडी तो बना ली, लेकिन एक बाल्टी उठाने में आप लोग थक गए तो फिर कैसे चलेगा यार भाई। तो इसलिए मसल एंड्योरेंस भी इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू रेंज ऑफ मूवमेंट बेटर होता है, जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं और आप लोग बेटर तरीके से किसी भी टाइप का कोई भी पोस्चर को अचीव कर सकते हो लाइफ में। तो मेरे ख्याल से यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स क्या क्या है और कैसे ये वेलनेस को प्रमोट करता है। ठीक है, देखो स्पोर्ट्स हर कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी सोसाइटी हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी सिविलाइजेशन क्यों ना हो, हर जगह पे स्पोर्ट्स जरूर खेले जाते थे वेलनेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखना, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग जानने वाले कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कौन कौन से ऐसे हैं और रीजनल गेम्स कौन कौन से। बाय द वे
आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, ये जितने भी गेम्स होते हैं दोस्तों, ये हमारे कल्चर और रीजनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और कई सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने टाइम से चले हुए आए हैं और आज भी खेले जा रहे हैं और हमारे हेरिटेज का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों वही चीजें आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिखकर लेकर आया। ढेर सारे ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स है जिनका ओरिजिन आप लोग को मैं कह सकता हूं कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से हुआ। जैसे आर्चरी हो गया या फिर मान लेते हैं कि रेसिंग हो गई, इनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा करता था। पहले हो सकता था हम हंटिंग गैदरिंग के लिए चीजें किया करते थे, बाद में ये चीजें ही गेम्स एंड स्पोर्ट्स के फॉर्म में आगे जाके सरवाइव करते हुए चली है। कई सारे ऐसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स है जो सोशल इंटरेक्शन के लिए आए, जैसे अंताक्षरी जैसा गेम जहां पे हर कोई आते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग गीत वीत गाते करते हैं, जिससे कि लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती बनती है, नई बॉन्डिंग्स डेवलप होती है। तो ऐसे भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कुछ सर्वाइवल वाले गेम्स थे लाइक आरसी जैसे गेम, जो उस टाइम पे बहुत गेम नहीं था लेकिन वो सर्वाइवल का हिस्सा था, लेकिन बाद में वही स्पोर्ट्स का हिस्सा बन गया। तो जितने भी स्पोर्ट्स और गेम्स रहते हैं दोस्तों, ये हमारे डिफरेंट सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। जैसे कुछ ऐसे गेम्स देखने को मिलेंगे जो नॉर्थ इंडिया में खेले जाते हैं, कुछ ऐसे गेम्स देखने को मिलेंगे जो ज्यादा पॉपुलर है साउथ इंडिया में, कुछ ऐसे गेम्स जो वेस्ट में ज्यादा फेमस है। तो ऐसे डिफरेंट कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और इंडिया तो यार सीधी बात है इतना बड़ा कंट्री है जहां पे यार अलग अलग सोसाइटी के लोग, अलग अलग रीजनल के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट सेक्ट, हर टाइप के लोग रहते हैं दोस्तों। तो हर एक सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई डिफरेंट टाइप का गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवॉल्व कर रहा है और कहीं ना कहीं उस सोसाइटी को वो चीज रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो इंडिया में काफी ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स है जो महाभारत के टाइम से चला हुआ है, आप सभी लोग मालूम हुआ इसके बारे में, वो है चॉपर और आर्चरी। ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर था। हो सकता था उस टाइम पे इस चीज की जरूरत थी, आगे जाके ये चीज गेम्स एंड स्पोर्ट्स में डेवलप हो गई और आज के टाइम में हम लोग महाभारत को इन गेम्स के नाम से भी जान रहे हैं। आई होप क्लियर है। कई स्टडीज ऐसा मानती है कि यार जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स इवॉल्व हुए हैं ये डिफरेंट डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग भी इवॉल्व हुए। जो भी हमारे पास उस टाइम पे रिसोर्सेज थे या जो भी चीजों की मतलब अवेलेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप हुए। एग्जाम्पल के तौर पे केरला में एक बहुत ही फेमस बोट रेस होती है जिसका नाम है वल्लम कली, जो पहले के टाइम से खेली जाती थी और आज के टाइम पे भी फेमस है। मैं आप लोग को एक फोटो भी दिखा दूंगा इसकी। इस तरीके से आप लोगों ने कभी ना कभी देखे होंगे ये स्पोर्ट्स को। ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख कर आ सकते हो, बस थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ दो वर्ड यूज हो रहे थे, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रिलीजनल गेम। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का मतलब जो बहुत पुराने टाइम से चले हुए आ रहे हैं और आज के टाइम में भी हम उसको खेल रहे हैं, और दूसरा होता है रीजनल गेम। कोई पर्टिकुलर स्टेट या सोसाइटी में ही बस वो गेम फेमस है, वो कहलाता है रीजनल गेम। आई होप क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना। ट्रेडिशनल गेम मतलब बहुत पुराने टाइम से खेलते हुए चले हुए आए। एग्जांपल के तौर पे आर्चरी अभी हम लोगों ने देखे, चॉपर देखे, जो महाभारत के टाइम से चले हुए आए थे और आज के टाइम में भी हम उसको खेलते हैं। और केरला का जो बोट रेस है वो किसी एक रीजनल सोसाइटी के लिए, मतलब केरल के लोग ही उसको खेलते हैं, तो वो रीजनल गेम हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और रीजनल गेम्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है बोर्ड गेम, ऐसे टाइप के गेम जो बोर्ड में खेले जाते हैं, लाइक चॉपर हो गया, चेस हो गया, लूडो हो गया एक किस्म से। वैसे चॉपर जो है वो एक किस्म से मतलब मैं कह सकता हूँ पुराना वर्जन है लूडो का, और चेस को हम लोग पहले के टाइम पे शतरंज के नाम से जानते थे। तो ये सभी के सभी आप लोग को बोर्ड गेम के अंदर और ये सभी के सभी आप लोग को मेजर बोर्ड गेम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो आज के टाइम पे भी हम लोग खेल रहे हैं। इसको जो चॉपर है उसको लूडो के फॉर्म में खेल रहे हैं, शतरंज को चेस के फॉर्म में खेल रहे हैं। अगली बात करी जाए तो वो है गेम्स इन्वॉल्विंग हेल्पिंग विद द, अगला है गेम जो कि एनिमल की हेल्प से खेले जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे गेम है भाई? देखो हमारे कल्चर में ऐसे टाइप के गेम पहले के टाइम पे खेले जाते थे। अब जैसे वो घुड़सवारी हो गई या फिर चैरिट रेस वगैरह हो गई, ये सब इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलती है, जो आज के टाइम में इवॉल्व होते हुए आगे बढ़ते हुए चलते हुए आ रही है। इसमें एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वो पोलो गेम का, जो पहले के टाइम से लोग खेलते थे और आज के टाइम पे भी खेलते हैं, लेकिन वो एकदम रईस लोग ही खेलते हैं। पहले के टाइम पे राजा लोग खेलते थे, आज के टाइम में अमीर लोग ही खेलते हैं। अगला होता है दोस्तों टीम वर्क वाले गेम, जो टीम गेम के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे टाइप की गेम बहुत ही ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ यार फेमस है आज के टाइम में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कहीं ना कहीं ये फ्रेंडशिप बनाने का काम करता है, नए लोगों से मिलाने और जुलाने का काम करता है। अब इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, खो खो हो सकता है, कबड्डी हो सकता है। ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि इंडिया से ही ओरिजिनेटेड है। इसके बाद बात कर जाए प्ले गेम के बारे में, जो हम बचपन में खेला करते थे जब हम चाइल्डहुड स्टेज में थे। गिल्ली डंडा हो गया, कंचे वगैरह आप लोगों ने खेले होंगे, मार्बल, टिप्पू जैसे गेम्स हो गए, ये सभी के सभी हमारे कल्चर के पार्ट है। इंडिया में अलग अलग जगह जाओगे तो वहां के जो बचपन में बच्चे खेला, बचपन मतलब बच्चे तो बचपन में ही रहते हैं, मतलब जो वहां के जो बच्चे खेला करते थे वो डिफरेंट आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी रीजनल गेम्स के तौर पे
देखे जाते हैं, इंक्लूडिंग ये कंट्री टू कंट्री भी चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा इंडियन जिम्नास्टिक की अगर बात करी जाए तो मलखम एक काफी फेमस स्पोर्टिंग इवेंट है दोस्तों, जो स्पेशली एमपी महाराष्ट्र में खेले जाते हैं। अभी जो मलखम है, मलखम वर्ड जो है मिलकर बना हुआ है दो अलग अलग वर्ड से। मल मतलब होता है एक किस्म से जिम्नास्टिक और खम मतलब होता है पोल। तो यहाँ पे जो कंप्लीट जिम्नास्टिज्म आप लोग को करना है वो पोल के दम पे करने वाले हैं। तो मैं इसकी फोटो भी दिखा दूंगा कि कैसे मलखम किया जाता है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आप लोग को पता रही। अगर आप लोग इंडियन जिम्नास्टिक के ऊपर आए तो मलखम के बारे में थोड़ा सा लिख देना। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है लीडरशिप। कैसे फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के दम पे आप लोग डेवलप कर सकते हो। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है कि लीडरशिप क्या होती है। तो लीडरशिप क्या होती है इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं। ये एक ऐसा आर्ट है दोस्तों जो दूसरे लोगों को कॉमन गोल अचीव कराने में मोटिवेट करता है और हर एक मोमेंट पे गाइड करने का काम करता है। लीडर अपनी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और लीडरशिप स्किल्स के दम पे लोगों को एक डायरेक्शन दिखाता है जिससे कि लोग उसको सही तरीके से फॉलो कर पाए और लोगों को वो इंस्पायर कर पाए उस गोल को अचीव कराने के लिए। अब लीडरशिप कैसे डेवलप होती है? वक्त के साथ आप लोग इसको डेवलप कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्पीकिंग स्किल। क्या आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो? अगर आप लोग कम्युनिकेशन ही सही नहीं कर पाओगे तो वो इंसान गोल कैसे अचीव करेगा? और गोल अचीव कराने के लिए उसको कोई ना कोई एक इंसान की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप उसके लिए लीडर बन जाओगे। तो वही चीज है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे भी लिखे हुए लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर और स्टाइल दैट वन एग्जिबिट ऑन अ डे टू डे बेसिस थ्रू वंस थॉट, वर्ड एंड एक्शन। लीडरशिप क्या है? इट इज अ बिहेवियर दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन मोर देन देयर बिहेवियर अफेक्टेड दैट ऑफ अ लीडर। और लीडर क्या है दोस्तों? तो एक वो अथॉरिटी वाला पर्सन है जिसकी हर कोई सुन रहा है। अब बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज होती है लीडर की। तो मेनली 10 क्वालिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसका फिजिकल फीचर, दूसरा है दोस्तों उसके अंदर का नॉलेज जो आप लोग के बहुत काम आता है, तीसरा है इंटीग्रिटी, क्या वो लोगों को जोड़ भी पा रहा है कि नहीं, फोर्थ है दोस्तों विजन जिसके थ्रू आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाओगे, फिफ्थ है दोस्तों इनिशिएटिव, अगर लीडर इनिशिएटिव नहीं लेगा तो यार बाकी उसके टीम मेंबर क्या करेंगे, सिक्स्थ है मोटिवेशन स्किल, अगर टीम हार भी रही है तो वो मोटिवेट करना जानता है लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर टीम हार भी रही है तो लीडर के अंदर वो दम होना चाहिए कि यार अगर टीम हार रही है तो मैं संभाल लूंगा बाकी चीजें। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी के थ्रू कोई भी इंसान इन्फ्लुएंस हो सकता है। अच्छा लीडर वही है जिसके अंदर सोशल क्वालिटीज है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मोटिवेट ही नहीं कर, मान लो कोई बॉलर है आपकी टीम के अंदर है, 5 बॉल उसने वाइड डाल दिया है और वैसे भी टीम हार रही है, ऐसी सिचुएशन में लीडर ही उसको मोटिवेट कर सकता है कि भाई अच्छे से बॉल डालो, अपने ऊपर भरोसा रखो, फलाना रखो, ढिमका रखो, क्योंकि किसी इंसान ने 5 वाइड डाल दिए भाई वो डिप्रेशन में जा चुका है। तो उस डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा लीडर कर सकता है। और साथ में डिसिसिवनेस, भाई डिसीजन लेना आना चाहिए लीडर को, अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो वो लीडर अच्छा नहीं कहलाएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन अच्छा लीडर है जिसको आप मानते हो, जानते हो और अपना इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हो? जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि आखिर कैसे हम लोग एक अच्छा लीडर क्रिएट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के दम पे। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग इवेंट। स्कूल्स में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स डे हो गया या कोई फलाना डे हो गया, वहां पे हम लोग स्टूडेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको इसको कंडक्ट करना है। डिफरेंट लोग को डिफरेंट काम दिया जाता है, किसी को ग्राउंड मैनेजमेंट का काम दे दिए, किसी को टीम डिसिप्लिन का काम दे दिए, किसी को टीम सिलेक्शन का काम दे दिए। तो क्या वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर वो कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप होगा और धीरे धीरे करके वो लोग लीडर बनने लग जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग लीडर्स डेवलप कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट लीडर्स आप बना रहे हो उनको अथॉरिटी देना जरूरी है कि यार वो लोग अपना फ्रीली कोई भी डिसीजन ले पाए। अगर ये वाली चीजें रहेगी तो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर डेवलप होगी। अदरवाइज यार लीडर ये हर किसी से जाके पूछ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो फिर कैसा लीडर है वो? इसके अलावा वो लीडर के अंदर गाइडेंस देने की एक क्वालिटी होनी चाहिए। भले मैं जानता हूं कि वो भी सेम लेवल का ही होगा वो इंसान के कंपैरिजन में, लेकिन उसके अंदर गाइडेंस देने की क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो कैसे उस बैट्समैन को उसको बीट करके अच्छे शॉट्स लगाना है, ये गाइड करने का काम लीडर ही कर सकता है। अब जैसे मैंने कहा है तो वो स्टूडेंट जिसको गाइड कर रहा है वो भी उसी की क्लास वाला है, तो इन सब चीजों को नॉलेज कौन देगा? वो देंगे दोस्तों उनके टीचर्स। तो टीचर्स ही बना सकते हैं उनको एक बेटर लीडर, जिससे कि वो बेटर वे में किसी भी ग्रुप के अंदर अपनी गाइडेंस दे सकता है। बाकी असाइनिंग ड्यूटी के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज देना पड़ेगा जिससे कि वो काम अच्छे से कर पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई लीडर बहुत अच्छा करता है तो यार उनको ऑनर करना जरूरी है, उनको यार मतलब ऐसा फील कराना जरूरी है कि यार भाई जो तुमने काम किया बहुत अच्छा है और इसको आगे भी कंटिन्यू करते रहना चाहिए। यार इन सब चीजों से मोटिवेशन मिलता है। अगर किसी इंसान के अंदर आपको ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो यार उस टाइम पे आप लोग को टेक्निकल टिप्स देना जरूरी है।
लीडर के अंदर अगर स्पेशल या टेक्निकल टिप्स आएगी, वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को और बेटर वे में डेवलप कर सकता है इन सभी चीजों के दम पे। आई होप क्लियर हो गया यहां तक है। तो ये थोड़ा बहुत फेकम बाकी टाइप का टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, जो रहने वाला आप लोग का फर्स्ट एड क्या है और प्राइस मेथड क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट एड के बारे में हर किसी को पता होगा। फर्स्ट एड एक ऐसा टाइप की प्रोसेस होती है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के फॉर्म में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाला काम जो है फर्स्ट एड के अंदर आता है। कि कोई चोट लग गई किसी को स्पोर्ट्स खेलते टाइम, तो आप लोगों ने जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दी है जिससे कि उसकी जान बच सकती है, वो कहलाता है दोस्तों फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या है? एक किस्म से हेल्थ ट्रीटमेंट है। ये तुरंत देना पड़ता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इंसान को यार चोट लग गई और आधा एक घंटे बाद दे रहे हो। अगर किसी को चोट लगी तुरंत आप लोग को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो वही चीज दोस्तों आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है, द पर्सन हु गिव ट्रीटमेंट टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज और अ विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट टू इंप्रूव हिज कंडीशन इज कॉल्ड एड्स। और उस एड को ठीक करने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे कहा जाता है फर्स्ट एड। तो आखिर क्या एम और ऑब्जेक्टिव होता है? इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कोई भी इंसान को अगर चोट लग गई तो उसको क्विकली आप लोग ट्रीटमेंट दे सको, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका एम ये भी होता है कि इंसान की जान बच जाए। यार किसी को चोट लग गई, अगर आपने तुरंत फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी तो हो सकता है वो मरने से बच जाए। फर्स्ट एड देने का मेन पर्पस ये भी है दोस्तों कि यार आगे जाके उसको इंजरी ना हो या फिर और ज्यादा इन्फेक्शन ना बढ़े या कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े। और फर्स्ट एड का मेन एम ये भी होता है कि चलो अभी तो ट्रीटमेंट दे दिए, लेकिन आगे जाके हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है उस इंसान को। तो जब इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मतलब हॉस्पिटल तक के लेकर जाएंगे तो उस बीच में उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ट्रीटमेंट मिल गया, जिससे कि उसके लिए लाइफ में कोई और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम ऐसी सिचुएशन बना दे रहे हैं कि वो हॉस्पिटल जाते तक के एटलीस्ट सर्वाइव कर पाए। तो ये सभी चीजें आप लोग को एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगी फर्स्ट एड के। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, वो है प्राइस। प्राइस एक ऐसे टाइप की प्रोसीजर होती है दोस्तों कि मान लो अगर आपको चोट लग गई है, स्पेशली सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, मतलब मसल्स में इंजरी हो गई है और उसको आपको घर में ठीक करना है जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट आप लोग को बताया गया है, वो है दोस्तों प्राइस प्रोसीजर। प्राइस मतलब वो प्राइस नहीं जो दाम वाम रहता है। प्राइस मतलब होता है PRICE। अच्छा भैया बहुत अच्छी बात है, हमको तो पता ही नहीं था। P से मतलब होता है सबसे पहले प्रोटेक्ट करो उस इंजरी को जिससे कि फर्दर डैमेज ना हो। R से मतलब होता है रेस्ट, जो इंजर्ड पर्सन है उसको रेस्ट कराने की कोशिश करो, उसको उछल कूदने की कोशिश मत करो। पैर में लग गया और वो चलने की कोशिश कर रहा हो और इंजरी हो जाएगी इससे। थर्ड होता है I से मतलब होता है आइसिंग, जहां पे पेन हो रहा है वहां पे आपको कोल्ड कंप्रेशन देना है जिससे कि वहां पे जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाए। आपको इसको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट हर दिन करना जरूरी है और कोशिश करें कि आइस को डायरेक्टली ना लगाए, उसको आप लोग पहले किसी क्लॉथ में रखें और फिर आप लोग मसाज नहीं मतलब कंप्रेशन देने की कोशिश करें। फिर आता है दोस्तों सी से मतलब वो नहीं जो आपका दोस्त है, सी मतलब होता है कंप्रेशन। जिस पार्ट में इंजरी लगी दोस्तों वहां पे आप लोग को बैंडेज या फिर कोई इलास्टिक बैंडेज के साथ स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम करना है। और ई से मतलब होता है दोस्तों एलिवेट, जो पार्ट इंजर्ड हुआ है उसको एटलीस्ट जो आपका हार्ट का लेवल है उससे ऊपर कर दो। जैसे मान लो पैर में लग गई तो पिलो रख के पैर को थोड़ा सा एलिवेट कर दिए, इससे जो स्वेलिंग है उसको एक किस्म से मैं कह सकता हूँ रिड्यूस होने में मदद मिलती है और दर्द भी कम होता है। तो ये प्राइस मेथड में फुल फॉर्म याद रखना, क्या क्या इसके क्या क्या चीजें वो भी आप लोग को याद होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से होता है हमारा चैप्टर की समाप्ति। बस आपको करना क्या है, ईमानदारी से आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक से कर लेनी है। वो कंप्लीट होने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर सॉल्व करना है। जितने भी टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके स्कूल के टीचर पूछ सकते हैं सब कुछ इसके अंदर मिल जाएंगे विद प्रॉपर आंसर के साथ। तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर लेना और नोट्स आपके रिवीजन के लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाइए डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट कराइए और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। बाकी दोस्तों ऐसी प्यारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। जकी सौदागर फिजिक्स नाम से मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, स्पेशली फॉर फिजिक्स चैनल, स्पेशली फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स। और इंस्टा पे मुझे फॉलो अप जरूर कर लेना क्योंकि प्यारी प्यारी मैं एजुकेशनल रील कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ मेरे इंस्टा पे भी। तो इन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करो और यार इन वीडियोस को वायरल करो यार, सपोर्ट दिखाओ यार। सपोर्ट जितना तुम सपोर्ट करोगे वैसे रेगुलर वीडियोस आप लोग के लिए आते रहेंगे। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।